नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज फिर से एक नया पेपर स्टार्ट करते हैं। तो लीजिए, समय न ज़्यादा वेस्ट करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया? वल्लभाचार्य, चैतन्य, निम्बार्क या रामानुज? तो सही उत्तर है आपका वल्लभाचार्य, शुद्ध अद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। सेकंड, भक्ति संतों में कौन पेशे से मोची था या थे? दादू, रैदास, ए और बी दोनों, या फिर मलूकदास? तो सही उत्तर दादू और रैदास दोनों पेशे से मोची थे। क्वेश्चन 3, महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तुकाराम, नामदेव, विशोबा खेचड़ या एकनाथ? तो सही उत्तर महाराष्ट्र में वारकरी संप्रदाय की स्थापना तुकाराम ने की थी। फोर्थ, सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया? इब्न अल अरबी, अब्दुल करीम अल जिला, कुफा के अबू हासिम या फिर मंसूर अल हल्लाज? तो सही उत्तर है आपके सूफी मत के आधारभूत सिद्धांतों का प्रतिपादन अब्दुल करीम अल जिला ने किया। क्वेश्चन 5, कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? वाराणसी, गोरखपुर, बस्ती या मगहर? तो सही उत्तर है कबीर की मृत्यु के बाद उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। सिक्स्थ, वाणियाँ ईश्वर प्रेरित कथन या आप्तवचन, प्रार्थनाएं और कविता थीं जिनके प्रसिद्ध रचनाकार थे गुरु नानक, कबीर, दादू या नरहरि मेहता? तो सही उत्तर है वाणियाँ, प्रार्थनाएं और कविताएं थीं जिनके प्रसिद्ध रचनाकार आपके दादू थे। क्वेश्चन 7, मुगल काल में हाथी दांत पर नक्काशी के लिए निम्न में से कौन सा नगर प्रसिद्ध नहीं था? तो नहीं पे आपका विशेष ध्यान रहेगा। देख लेते हैं, फतेहपुर सीकरी, आगरा, मथुरा या फिर जयपुर? तो फतेहपुर सीकरी हाथी दांत के लिए नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था, मथुरा था, जयपुर भी था, आगरा नहीं था। क्वेश्चन 8, मुगल चित्रकला के अधिकांश विषय किससे अभिप्रेरित थे? दरबारी जीवन, प्राकृतिक जीवन, ए और बी दोनों या काल्पनिक जीवन? तो मुगल चित्रकला के अधिकांश विषय आपके दरबारी जीवन और प्राकृतिक जीवन दोनों से अभिप्रेरित थे। क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को चित्रित करने के लिए विख्यात फ़ारसी चित्रकारों मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद को मुग़ल दरबार में ईरान से आमंत्रित किया गया? आईने अकबरी, बाबरनामा, दास्ताने ए अमीर हमजा या मुंतखब उत तवारीख? तो सही उत्तर है दास्ताने ए अमीर हमजा के लिए उनको आमंत्रित किया गया। 10th, निम्नलिखित में से अकबर के दरबार का कौन प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था? फिर से नहीं पे विशेष ध्यान। आगा, रेजा, फर्रुख बेग, दसवंतस, बसावन? तो सही उत्तर आपका क्या होगा? अकबर के दरबार में जो चित्रकार प्रसिद्ध नहीं था वह आपका आगा रेजा था। दसवंत, फर्रुख बेग, बसावन ये प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट 11, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस पांडुलिपि को चित्रांकित नहीं किया गया? रामायण, महाभारत, अकबरनामा, जफरनामा? तो रामायण को भी चित्रांकित किया गया, महाभारत को भी, अकबरनामा को भी, जफरनामा को नहीं। 12, जहांगीर के दरबार का वह चित्रकार कौन था जो मानवीय एवं पशु एकल चित्रों के चित्रांकन के लिए समान रूप से प्रवीण था? तो देख लेते हैं, आगा, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन या बिसनदास? तो सही उत्तर है उस्ताद मंसूर। ये मानवीय एवं एकल पशु चित्रों के चित्रांकन के लिए समान रूप से प्रवीण था। 13th, तानसेन की संगीत के क्षेत्र में प्रतिभा विकसित करने में उनके किस गुरु का सबसे बड़ा योगदान था? लाल कलावत, मियाँ लाल, स्वामी हरिदास या मोहम्मद दोस्त? तो सही उत्तर है आपका स्वामी हरिदास का। तानसेन की संगीत के क्षेत्र में विकसित करने में इनके गुरु हरिदास का योगदान। 14th, तानसेन को किसके आविष्कार प्रवर्तन का श्रेय प्रदान किया जाता था?
रुद्रवीणा वाद्य यंत्र, मियाँ की ठोड़ी राग, दरबारी कान्हड़ा राग या उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है तानसेन को जिस आविष्कार प्रवर्तन का श्रेय प्रदान किया जाता था ये हैं उपयुक्त सभी, रुद्रवीणा, मियाँ की ठोड़ी, दरबारी कान्हड़ा। 15th, कौन मुगल सम्राट अनेक हिंदी गीतों का रचयिता था? बाबर, हुमायूं, अकबर या फिर जहांगीर। तो सही उत्तर है मुगल सम्राट जो अनेक हिंदी गीतों का रचयिता था, जहांगीर। क्वेश्चन 16, किस मुगल सम्राट का गायन इतना सुरीला था कि अनेक शुद्ध मन वाले सूफी संत और धार्मिक व्यक्ति उसके गायन से उत्पन्न परमानंद के परिणाम स्वरूप अपनी सुध-बुध खो बैठते थे? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सही उत्तर है शाहजहां। 17th, कौन मुगल सम्राट प्रवीण वीणा वादक था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो वह मुगल सम्राट जो प्रवीण वीणा वादक था वह था आपका शाहजहां। नेक्स्ट मित्रों, इसको एक बार चेक करेंगे। शाहजहां उत्तर दिया है लेकिन कहीं कहीं मैंने देखा है औरंगजेब, तो इसको प्लीज़ आप चेक करिएगा। 18th, निम्नलिखित में से कौन लेखक अकबर का महान आलोचक था? मुल्ला दाऊद, बदायूनी, निजामुद्दीन अहमद या फिर फैजी सरहिंदी। तो वह लेखक जो अकबर का महान आलोचक था वह था आपका बदायूनी। 19th, अनेक विद्वानों द्वारा सामूहिक रूप से अनुदित और संकलित रज्मनामा किस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है? रामायण, महाभारत, अथर्ववेद, राजतरंगिणी। तो सही उत्तर है अनेक विद्वानों द्वारा सामूहिक रूप से अनुदित और संकलित रज्मनामा आपका जिस संस्कृत ग्रंथ का अनुवाद है? महाभारत। 20, अकबर के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि था? फैजी, गिजाली, निशापुर के मोहम्मद हुसैन नाजरी, सिराज के जमालुद्दीन उर्फ़ी। तो अकबर के दरबार का सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि था आपके गिजाली। नेक्स्ट 21, शहजादा दारा शिकोह मुग़ल राजवंश में उत्पन्न महानतम विद्वान शहजादा था। दारा शिकोह के संरक्षण में निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का फारसी में अनुवाद नहीं किया गया है? उपनिषद, भागवत गीता, योग वशिष्ठ, भागवत पुराण। तो सही उत्तर है जिसका फारसी में अनुवाद नहीं किया गया है इनके संरक्षण में वह है भागवत पुराण, बाकी का किया गया है। 22, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध मुगल कालीन हिंदी कवि नहीं था? रामदास, नंददास, रसखान, अब्दुल रहीम खाने खाना। तो सही उत्तर है आपका प्रसिद्ध मुगल कालीन हिंदी कवि रसखान नहीं थे, बाकी सारे हिंदी कवि थे। 23, अकबर के दरबार में एक्वा विवा और मानसरेत नामक 2 विदेशी यात्रियों को किस देश ने भेजा था? हॉलैंड, पुर्तगाल, स्पेन या फिर फ्रांस। तो सही उत्तर है आपका अकबर के दरबार में एक्वा विवा और मानसरेत 2 यात्री पुर्तगाल से आए थे। 24, सर थॉमस रो किसके दरबार में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भेजा गया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो सर थॉमस रो को जिसके दरबार में ब्रिटिश राजदूत के रूप में भेजा गया था वह है जहांगीर। 25, किस विदेशी यात्री ने औरंगजेब के शासनकाल का सबसे रोचक एवं सजीव वर्णन किया है? डॉक्टर गमेली करेरी, बर्नियर, ट्रेवेनियर या निकोलो मनुची। तो सही उत्तर है जिस विदेशी यात्री ने औरंगजेब के शासनकाल का सबसे रोचक एवं सजीव वर्णन किया है डॉक्टर गमेली करेरी। नेक्स्ट 26, अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र को कहाँ स्थापित किया था? बम्बई, मद्रास, हुगली या फिर सूरत। तो सही उत्तर है अंग्रेज़ों ने भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री या व्यापारिक केंद्र को सूरत में स्थापित किया था। 27, 1611 में अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, मसूलीपट्टनम, अरबा गाँव या विशाखापत्तनम।
सही उत्तर 1611 में अंग्रेज़ों ने दक्षिण में अपनी प्रथम फैक्ट्री आपकी मसूलीपट्टनम ने स्थापित की थी। 28 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास को किस राज्य के शासक के पट्टे पर प्राप्त किया था? गोलकुंडा, कर्नाटक, मैसूर या फिर चंद्रगिरी? तो सही उत्तर है 1639 में अंग्रेज़ों ने मद्रास को जिस राज्य के शासक के पट्टे पर प्राप्त किया था वह थे चंद्रगिरी। 29 अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम किलेबंद फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मद्रास, बम्बई, सूरत या मसूलीपट्टनम? तो सही उत्तर अंग्रेज़ों ने अपनी प्रथम किलेबंद फैक्ट्री स्थापित की थी मद्रास में। 30 अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? बंगाल, उड़ीसा, बिहार या आसाम? तो अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री उड़ीसा में स्थापित की थी। 31 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई थी? मद्रास, मसूलीपट्टनम, सूरत या हुगली? तो सही उत्तर है आपका इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम प्रेसिडेंसी आपकी सूरत में स्थापित की गई थी। 32 1690 में कलकत्ता की स्थापना का श्रेय किसे प्रदान किया जाना चाहिए? कैप्टन विलियम हीथ, विलियम हेजेज, जॉब चर्नाक या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो सही उत्तर है 1690 में कलकत्ता की स्थापना का श्रेय जॉब चर्नाक को प्रदान किया जाना चाहिए। 33 भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? कॉलबर्ट, फ्रांसिस मार्टिन, फ्रांसिस कारो, दिला हाये? तो सही उत्तर है आपका भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कॉलबर्ट ने की थी। 34 बंगाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती थी? हुगली, मुर्शिदाबाद, चंद्रनगर या ढाका? तो सही उत्तर बंगाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण फ्रांसीसी बस्ती आपकी चंद्रनगर थी। 35 औरंगजेब ने किस अंग्रेज गवर्नर को भारत से निष्कासित कर दिया था? ऑंगियर, सर जॉन चाइल्ड, सर जॉन गेयर, सर निकोलस वेटे? तो सही उत्तर है औरंगजेब ने जिस अंग्रेज गवर्नर जनरल को निष्कासित कर दिया सर जॉन चाइल्ड। 36 बंगाल में अंग्रेज मुख्यतः क्या निर्यात करते थे? शक्कर, शोरा, रेशम या उपयुक्त सभी? तो बंगाल से अंग्रेज मुख्यतः आपके शक्कर, रेशम और सोरा सभी निर्यात करते थे। 37 मद्रास नगर का संस्थापक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसिस सड, गैब्रियल बाउंटन या स्ट्रेटसम मास्टर? तो सही उत्तर है मद्रास नगर का संस्थापक फ्रांसिस ड था। क्वेश्चन 38 इंग्लिश ईस्ट कंपनी को किस लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन, जॉन कंपनी, कंपनी ऑफ इंटरलोपर्स, जॉब चर्नाक कंपनी? तो सही उत्तर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से जाना जाता था। 30 मराठा शक्ति किसके पेशवा काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी? बाजीराव प्रथम, बालाजी द्वितीय, माधवराव प्रथम या फिर नारायण राव? तो सही उत्तर है मराठा शक्ति जिस पेशवा काल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी बालाजी द्वितीय। 40 1760 तक मराठा शक्ति को अपने चरमोत्कर्ष तक पहुंचाने में पेशवा बालाजी बाजीराव ने विशेष रूप से किससे सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया? राघव जी भोसले, सदाशिवराव भाऊ, रघुनाथ राव या माधव जी सिंधिया? तो सही उत्तर जिससे सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त किया सदाशिवराव भाऊ। 41 किस पेशवा के काल में अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया? नारायण राव, रघुनाथ राव, माधव राव या बाजीराव द्वितीय? तो जिस पेशवा के काल में अंग्रेज़ों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया वह थे आपके बाजीराव द्वितीय। नेक्स्ट 42 मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की क्या भूमिका थी?
पेशवा थे, प्रतिनिधि थे, महालेखाकार थे या फिर सेनापति? तो सही उत्तर है मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की महालेखाकार की भूमिका थी। 43 हुजूर दफ्तर क्या था? सतारा में छत्रपति का दरबार, न्यायाधीश का कार्यालय, मामलतदार का कार्यालय, पुणे में पेशवा का सचिवालय? तो सही उत्तर है पुणे में पेशवा का सचिवालय। 44 पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन पेशवा था? बालाजी बाजीराव, माधवराव प्रथम, बालाजी द्वितीय या बाजीराव प्रथम? तो सही उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे। 45 वसूल की गई चौथ का अधिकांश अंश किसे प्राप्त होता था? पेशवा, छत्रपति, मराठा सरदार या पंत सचिव? तो सही उत्तर वसूल की गई चौथ का अधिकांश अंश आपके मराठा सरदार को प्राप्त होता था। 46 उत्तर भारत में मराठों की छवि इस कारण कलुषित हो गई क्योंकि किसी भी मराठा सरदार ने पवित्रतम हिंदू स्थलों की रक्षा नहीं की। मराठों ने राजपूताना पर आक्रमण किए। मराठा आक्रमणों का स्वरूप लूटमार पूर्ण था। मराठों ने लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया। तो सही उत्तर है आपका सी, मराठा आक्रमणों का स्वरूप लूटमारपूर्ण था। 47 पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का वास्तविक नेतृत्व किसके हाथों में था? नाना फडणवीस, विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ या मल्हारराव होलकर? तो सही उत्तर है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेनाओं का वास्तविक नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ के हाथ में था। 48 सैयद बंधुओं ने कितने मुगल सम्राटों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनच्युत किया था? 2, 3, 4 या फिर 5? तो सही उत्तर है सैयद बंधुओं ने आपके 4 मुगल सम्राटों को सिंहासनारूढ़ और सिंहासनच्युत किया था। 49 उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय किस नाम से प्रसिद्ध था? शाहजहां, कामबख्श, अली गौहर या आलमगीर? तो सही उत्तर है उत्तरवर्ती मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय आपका अली गौहर नाम से प्रसिद्ध था। 50 1780 में उत्तरवर्ती मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जिस अफ़गान सरदार ने अंधा कर दिया था वह था हाफिज रहमत खां, गुलाम कादिर रुहेला, नजबी दौला, अहमद खां बंगस? तो सही उत्तर है 1780 में उत्तरवर्ती मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को जिस अफ़गान सरदार ने अंधा कर दिया, गुलाम कादिर रुहेला, बी। 51 पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन मुगल सम्राट था? शाह आलम द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, शाह आलम या अहमद शाह? तो सही उत्तर है आपका शाहजहां द्वितीय, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट। 52 बंगाल का मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः कौन था? एक फ़ारसी, ईरानी, एक इराकी, एक अफ़गान, एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण? तो सही उत्तर है आपका बंगाल का मुगल सूबेदार मुर्शीद कुली खां मूलतः एक दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। 53 निम्नलिखित में से किसके शासन के साथ बंगाल की सूबेदारी आनुवांशिक हो गई? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, शुजाउद्दीन खां या सिराजु दौला? तो सही उत्तर है जिसके शासनकाल में सूबेदारी आनुवांशिक हो गई वह था शुजाउद्दीन खां। 54 किस सम्राट के शासनकाल में शासन पर राजमाता ऊधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण था? मोहम्मद शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह या शाह आलम द्वितीय? तो सही उत्तर है जिस सम्राट के शासनकाल में शासन पर राजमाता ऊधमबाई और उसके प्रेमी का नियंत्रण था वह थे अहमद शाह। 55 शाहजहां द्वितीय को किसने अपदस्थ करके शाह आलम द्वितीय की उपाधि से अली गौहर को सम्राट घोषित किया? अहमद शाह अब्दाली, नजीबुद्दौला? 2 उत्तर पीछे हैं मित्रों, लेकिन सही उत्तर इसमें से आप चूज कर लीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? वह
शासक कौन था? अहमद शाह अब्दाली। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ब्रह्म समाज के सामाजिक सुधार का अंग नहीं था? मानव की गरिमा पर बल तथा जाति प्रथा का विरोध, बिल्कुल सही है, ये ब्रह्म समाज के सुधार का अंग था। मूर्ति पूजा का विरोध, ये भी था। आधुनिक शिक्षा का प्रसार, ये भी था। वेदों की विश्वसनीयता को अस्वीकृत करना, ये नहीं था आपका। 58, महाराष्ट्र का वह कौन सा समाज सुधारक था जो लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? आत्माराम पांडुरंग, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल हरि देशमुख या कृष्ण शास्त्री चपलूनकर? तो सही उत्तर है आपका सी, गोपाल हरि देशमुख। 59, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का गठन किसके मार्गदर्शन में हुआ? केशव चंद्र सेन, लोकहितवादी, शिवनाथ शास्त्री या देवेंद्रनाथ टैगोर? तो महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का गठन जिसके मार्गदर्शन में हुआ? केशव चंद्र सेन। 60, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संस्थापक कौन थे? आरजी भांडारकर, आत्माराम पांडुरंग, पंडिता रमाबाई, गोपाल गणेश आगरकर? तो सही उत्तर है महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। 61, रानाडे ने निम्नलिखित में से किस आस्तिक दर्शन को मान्यता दी? रहस्यवादी, वेदांतवादी, सर्वेश्वरवादी या भक्तिमत? तो सही उत्तर है जिस आस्तिक दर्शन को रानाडे ने मान्यता दी, भक्तिमत। 62, 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू, वीवी गिरी, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार, जोशी? तो सही उत्तर है 1920 में बम्बई में हुए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता आपके लाला लाजपत राय ने की। 63, भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की उग्रवादी अवस्था किस कालावधि में रही? 1914 से 18, 1918 से 26, 1926 से 39 या 1939 से 45? तो सही उत्तर है आपका भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन की उग्रवादी अवस्था 1918 से 26 तक रही। 64, भारत में प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 किसके द्वारा की गई? एनएम जोशी, वीपी वाडिया, वीवी गिरी या फिर एसए डांगे? तो सही उत्तर है आपका भारत में प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन की स्थापना 1918 में वीपी वाडिया द्वारा की गई। और इस सीरीज़ का आखिरी प्रश्न मित्रों, क्वेश्चन 65, 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC का गठन किसने किया? वीपी वाडिया, महात्मा गांधी, RR गोखले, NM जोशी? तो सही उत्तर है 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन NM जोशी ने किया। तो ये मित्रों यहीं पे समाप्त होता है। और सभी छोटी बहनों, बड़ी दीदी और सारे भाई बंधु से निवेदन है, कृपया उत्साहवर्धन बनाए रखें मित्रों, हौसला दें, सब्सक्राइब करें। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।